एमक्यूएम को नए कायद की तलाश। इशरतुल इबाद ने शिकस्त दे दी है एमक्यूएम पाकिस्तान को किस तरीके से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवानों को कवर करने का एक नया प्रोजेक्ट। फैसल वावडा की पहली बार बानी तहरीके इंसाफ पर कड़ी तनकीद। और एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर खतरनाक, लेकिन किस जगह का। सजाए मौत का हुक्म किसके लिए सादर किया गया आज के प्रोग्राम में। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। और यह प्रोग्राम इस वक्त आप एच नाउ टीवी पर बराह रास्त देख रहे हैं और हमेशा देखते रहिएगा। गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं अहम अहम खबरों से। तहलका अंगेज और बड़ी ही जामे खबरें मैं आपके पास लेकर आया हूं, और वो जादूगरनी जो कि कहीं छुपी हुई थी एक बार फिर सामने आई है और ऐसी चीजें लाई है जो आपके लिए तहलका अंगेज होगी। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का पहला आगाज और पहला ही हमला करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ। एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि बार बार कभी उठ रही है, कभी बैठ रही है, कभी टूट रही है, कभी बन रही है, उसके मुताल्लिक खबरें हैं कि आने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। सन 2016 में जबकि एमक्यूएम के चंद लोगों ने अपने रहनुमा से बगावत करते हुए पीएसपी का कयाम लाए थे, और उसके बाद 22 अगस्त 2016 का वाकया होकर किस तरीके से पाकिस्तान और लंदन अलहदा हुए थे, यहां से खबरों ने एक नई सूरत इख्तियार की थी। उसके बाद से एमक्यूएम के अंदर लीडरशिप का हमेशा से फुकदान रहा। पहले डॉक्टर फारूक सत्तार इसे चलाते रहे और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी आ गए। फारूक सत्तार उससे अलहदा हो गए, मुस्तफा कमाल पीएसपी के जरिए अपना बंदोबस्त अलग करते रहे, और फिर ये हुआ कि एक बार नया धड़ा दोबारा से बनने का कहा गया। एक फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हुआ। वो लोग जो एक दूसरे को रॉ का एजेंट करार दिया करते थे, फिर हमने देखा कि किस तरीके से शेरो शकर होते हुए नजर आए। पीएसपी को खत्म करने का अनाउंसमेंट कर कर मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल होते हैं। चेयरमैन यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपना चेयरमैन करार देते हैं, और फिर कहा जाता है कि अब इलेक्शन में कदम रखा जाएगा। इलेक्शन में इनकी जीत किसी तरीके से भी हो, चाहे 45 हो या 47 हो, लेकिन बहरहाल इनके पास 22 एमएनए मौजूद हैं। राब्ता कमेटी को तोड़ दिया गया और फिर कहा गया नई कमेटी बनेगी। कन्वीनियर का ओहदा खत्म करके चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को बनाया गया। उसके बाद से नीचे ओहदे नहीं दिए गए। पिछले 2 दिनों से आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 20 नवंबर का दिन है, और 20 नवंबर को ये इत्तलात आ रही हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान में एक बार फिर दरारें पड़ चुकी हैं, और एक बार फिर पीएसपी का फैक्टर अलग हो चुका है, और दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग अलहदा खड़े हुए हैं। पीएसपी जो पहले फैक्टर था, जो मुस्तफा कमाल साहब था, वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान हाउस के जो के पीएसएचएस में वाक़या, और दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एमक्यूएम बहादुराबाद का। ये वो बातें थी या वो अफवाहें कि जो गर्दिश कर रही थी। अब हमने यहां पर दौड़ाई जादूगरनी, और जादूगरनी से कहा जाइए और छू मंतर कीजिए और सारी मालूमात को ला कर दीजिए। जनाबे वाला हुआ क्या है जरा सा हम बताते हैं। हमारे कान उस वक्त खड़े होना शुरू हो गए कि जब इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब ने 2 इंटरव्यूज दिए। एक इंटरव्यू दिया खड़ा सच क्या नाम है उसका, मुबश्शिर लुकमान को इंटरव्यू दिया, और दूसरा इंटरव्यू दिया एजाज सैयद साहब को। एजाज सैयद साहब को पिछले 1.5 साल के अंदर इनका दूसरा इंटरव्यू है। वहीं से हमें कुछ इत्तलात मिलना शुरू हुई कि जनाब वहां पर डिस्कशन ये हुआ कि क्या इस वक्त इख्तलाफात मौजूद है। तो उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब ने ये कहा कि जनाब एजाज सैयद के साथ इंटरव्यू में कि जी इख्तलाफात तो है, लेकिन इख्तलाफात इस बात पर है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया सकता है। फिर इत्तलात यह आना शुरू हुई कि जनाब दोनों लोग एक दूसरे के
लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ शायद अगर आप मुनासिब समझे, ठिकानों पर जा नहीं रहे। यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ अपनी रॉयल्टी शो करते हैं वो पाकिस्तान हाउस नहीं जा रहे, और जो लोग पाकिस्तान हाउस यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब के साथ अपनी वाबस्तगी रखते हैं वो बहादुराबाद नहीं जा रहे। लेकिन इसी दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो एमक्यूएम की मरकज़ी कमेटी है उसका इजलास बुलाया जा रहा है बहादुराबाद में। वहाँ पर दोनों रहनुमा यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब मौजूद नहीं थे, तो इन खबरों ने ज़्यादा सुर्खियों का रुख इख्तियार किया। हुआ क्या, अब ये हो गई सारी बातें जो आपको मालूम थी। अब हमारी जादूगरनी ने क्या बताया। ये इख्तलाफात वाकई में मौजूद हैं और हकीकत में मौजूद हैं, इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। अब एतराज़ात क्या हैं या इख्तलाफात क्या हैं। पहला एतराज़ और इख्तलाफ ये है कि जनाब एमक्यूएम की तंजीम साजी हो नहीं पा रही, और एमक्यूएम में जो राब्ता कमेटी टूटी थी उसके बाद से इसका सिस्टम कौन चलाएगा, उसके लिए बार बार मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके साथ के जो लोग हैं उनकी तरफ से दबाव था कि जनाब उनके लोगों को शामिल किया जाए और तंजीमी नेटवर्क को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जो है वो ये मुतालबा था कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब एक्टिव हैं, होंगे, बिल्कुल हैं, लेकिन जो उनका लबो लहजा है वो नीचे के कारकुनान को एक्सेप्टेबल नहीं, और ख़ास तौर पे मरकज़ी कमेटी के कई लोग उस पर शिकायत करते थे। अब हुआ ये कि जहाँ ये इख्तलाफात इतने शदीद हो गए कि जो तंजीमी काम है बहुत सारे कई दिनों से जूं के तू पड़े में। कुछ लोग इस बारे में अनीस कायम खानी साहब की गैर हाज़िरी को भी सवालिया निशान से देख रहे हैं। अब इस सूरत हाल में एक मरकज़ी कमेटी का इजलास तलब किया गया। इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ कहिए, जादूगरनी वहाँ पर मौजूद थी और जादूगरनी ने ये बात कही कि वहाँ पर लोगों ने इस इख्तलाफात को शदीद एतराज़ किया। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे कि जो पीएसपी के थे, लेकिन इस वक्त मरकज़ी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो प्रोग्राम कहा जा सकता है उसमें मौजूद थे। उसमें कई नाम थे जो मैं नाम ले सकता हूँ कि जिनका ताल्लुक़ पीएसपी से रहा और वो बाद में एमक्यूएम पाकिस्तान में आए, वो उनके पीएसपी के साथ काफ़िले के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के मर्ज हुए तो वहाँ पर शामिल हुए। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका एक बड़ा वाज़ेह मतलब ये है कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान और जो एमक्यूएम असल थी उससे टूटकर एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी में गए थे, वो दोनों तरफ एक साथ एक पलड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग पीएसपी की तरफ ही थे और वहीं से आए थे वो एक ही तरफ ख़ास झुकाव रखते हैं। खैर, ये जो इजलास हुआ, इस इजलास के अंदर हमारी जादूगरनी ने यह कहा कि एक साहब ने खड़े होकर, बाकायदा एक साहब ने यह कहा, और वो एमक्यूएम के बड़े सीनियर रहनुमा काउंट होते हैं, वो एक अलग बात है, उनके साथ क्या क्या मामला होते रहे। ये मेरी जादूगरनी ने कहा कि जनाब, उन्होंने कहा कि हम सब की उम्रें अब 60 से ज़्यादा हो चुकी है। यूँ तो एमक्यूएम का ख्वाब था कि जनाब नई राब्ता कमेटी, नए यूथ ब्लड होगा, लेकिन जितने लोग तो ज़ाहिर सारे पुराने। कहा कि हम सब की उम्रें 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अब हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अब हम इख्तलाफात करें और इख्तलाफात करने के बाद 1.5 इंच की मस्जिदें बनाकर आगे की तरफ जाना शुरू कर दें। अब इस हवाले से यकीनी तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की टीम की या उनकी तरफ से मुस्तफ़ा कमाल साहब की टीम से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन ये राब्ते इतने अच्छे साबित नहीं हो सके। अब मामला क्या है कि जब फारूक सत्तार साहब ने भी अपना पलड़ा रख दिया है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ, लेकिन फारूक सत्तार साहब कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ होते हैं, कभी मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ होते हैं, लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ उनकी वो अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती, और कामरान टेसोरी साहब के साथ होते हैं। पिछले दिनों खिदमत खल्क फाउंडेशन का जब एक इजलास कामरान टेसोरी साहब के यहाँ पर हुआ था तो बहुत सारे लोग ये बात चौंक गए थे कि एक बार फिर खिदमत खल्क फाउंडेशन का ऑफिस का इजलास कामरान टेसोरी साहब के यहाँ पर यानी गवर्नर हाउस में क्यों हो रहा है। उसके बाद खास अगला मरहला उस वक्त आया कि जब नई कराची में वहाँ पर कामरान टेसोरी साहब गए और कामरान टेसोरी साहब ने वहाँ पर जो दुकानें गिराई जा रही है उनसे कहा कि भाई जिनकी भी दुकानें गिराई जाएगी उनका मुतबादिल इंतज़ाम किया जाएगा। तो हकीकत एमक्यूएम ने तस्लीम कर लिया कि तोड़ दो तो कोई बात नहीं, इनका मुतबादिल इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर यह मामला वाकई में तनाव किया। हमारी जादूगरनी ने बताया कि वहाँ पर इख्तलाफात जो इजलास था उसमें इस बात पर कड़ी तनकीदें भी की गई कि जनाब इस मामले को चलाया जाए और इस मामले को हल किया जाए। अब मामला कहाँ आ रहा है? मामला अगर इस बात का है कि अगर इस एमक्यूएम को चलाना ही है तो जो लोग खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ है, जो लोग मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ है, बल्कि उनकी जगह अगर एमक्यूएम उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे
कि जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं और जो एमक्यूएम को आगे लेकर जाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि जनाब मुतबादिल रास्ता हो। उसमें कई सीनियर लोगों ने, अब मिसाल के तौर पे मोहम्मद हुसैन साहब, उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, तो वो एक तरफ अब इशरतुल इबाद साहब की तरफ की उनकी आवाज़ आ रही है, एक तरफ आप देखिए शब्बीर खानी साहब, मेरा ख्याल शब्बीर खानी साहब भी वहाँ इजलास में थे शायद, हाँ, तो वो हैं, या दीगर अब्दुल हसीब साहब हैं, शाकिर साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको लाया जा सकता है, जो दोनों तरफ एक मुतबादिल या एक तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं कि जनाब दोनों तरफ को चला जाए। अगर इनकी किसी की विरासत नहीं है तो फिर उस विरासत के लिए लड़ाई क्यों हो रही है? ऐसे चेहरों को सामने लाया जाए जो दोनों ग्रुप्स को साथ लेकर चले और एमक्यूएम के लिए अपनी आवाज़ बन सके। खैर, दूसरी तरफ ये भी मामलात हैं कि क्या कामरान टेसोरी साहब का इस वक्त झुकाव किस तरफ है। बहुत सारे मुख्तलिफ कामरान टेसोरी साहब के प्रोग्राम में जब ये क्लैशेस की सिचुएशन बनी थी तो आपने देखा होगा कि उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और के जो लोग हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो साथ कामरान टेसोरी साहब के साथ थे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में साथ साथ कुछ लोगों की कुर्सी भी धकेलते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जो है वो उनके प्रोग्राम्स में भी वो नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने जिस तरीके से कामरान टेसोरी साहब का दिफा अभी एजाज सैयद के प्रोग्राम ने किया, उसने भी कई सवालिया निशान किए, भाई उनके अपने बड़े ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह, जिस तरह उन्होंने उसे हिट करने की कोशिश की। अब ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, लेकिन क्या ये इख्तलाफात किसी और नए सेटअप की तरफ या किसी और तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि इस तरह के ज़ाती ताल्लुकात ख़राब हों और ये किसी बड़े धचके की तरफ जाए। हाँ, अलबत्ता मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ। मेरी जादूगरनी ने यह बताया है कि इस्लामाबाद की धुंध ज़दा माहौल के अंदर कहीं पर यह भी गुफ्तगू हुई कि क्या इशरतुल इबाद साहब को एमक्यूएम का सिस्टम दिया जा सकता है, जबकि इशरतुल इबाद साहब अभी अपनी नई जमात बनाने की तरफ जा रहे हैं। अभी बाकायदा उसका ऐलान नहीं किया लेकिन जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर वो उन्होंने काफ़ी हलचल मचाई हुई है और इस हवाले से अब हमारे पास जो एक नई रिपोर्ट आई है वो बड़ी ही अहम रिपोर्ट और बड़ी ही ख़ास रिपोर्ट आई है। एक बड़ा मशहूर चैनल है, इसका नाम है सिटी न्यूज़ 021 और उसमें एक सर्वे करवाया गया। उसमें जो एक सर्वे कराया गया उसकी रिपोर्ट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उस सर्वे में रिपोर्ट पेश किया गया कि कराची का वोट बैंक किसका है। अब जब ये बात की गई कि कराची का वोट बैंक किसका है तो उसमें पहला सवाल था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, दूसरा सवाल था महाजिर कौमी मूवमेंट और तीसरा सवाल था इशरतुल इबाद और चौथा था कि वोट किसी और का है। अब किसी और का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी और का है। अब इसमें जो लीडिंग पोजीशन आई, अगर आप इस सर्वे को जरा देखें और मैं इस सर्वे का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं तो इसमें आप ये देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान को बुरी तरीके से इशरतुल इबाद साहब ने शिकस्त दी। अच्छा, ये क्योंकि एक आसादाना पोल है, इसमें तमाम लोगों के पोल्स आते रहते हैं और इसमें यह नहीं है कि फ़लाँ की सपोर्ट में हो या फ़लाँ की सपोर्ट में हो। इसमें अक्सर मुख्तलिफ कराची की TLP का भी आता रहता है, वेस्ट पार्टी का भी आता रहता है, सबका आता रहता है। लेकिन इस वक्त जो महाजिर वोट के हवाले से ये जो इशारा दे रहा है किसी और का है, वो तो एक चले लीड ले रहा है, लीड पोजीशन पर है। लेकिन अगर आप देखिए इशरतुल इबाद साहब का जो वोट बैंक यहाँ नजर आ रहा है करीबन 1000 के करीब ये हो रहा है और एमक्यूएम पाकिस्तान 200 के करीब हो रहा है। ये बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर। और वो जो सवालात पूछे जा रहे हैं और जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में जो बातचीत हुई है, जो मुझे मालूम हुई है कि जनाब अगर इनकी कारकर्दगी ये है और दूसरी तरफ ये कारकर्दगी है और आपस के इख्तलाफात शदीद है, तो क्या इशरतुल इबाद साहब जो अपनी एक नई जमात बनाने की तरफ सोच रहे हैं उससे बेहतर ये नहीं है कि एमक्यूएम पाकिस्तान उनको दे दी जाए? ये एक बड़ा अहम सवाल, आप एक बड़ी अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इन्हीं दिनों में ये खबर ये भी गर्दिश करती रही कि जनाब के अल्ताफ़ हुसैन साहब की आमद के हवाले से ये ऐलान किया गया है कि जनाब जनवरी में उनकी आमद है। तो अगर आप उस ऐलान को समाअत फरमाइए कि जो उन्होंने ख़ुद किया तो उसमें उन्होंने कहा है कि जनवरी का महीना नया सूरज लेकर आएगा और इंशाअल्लाह खुशखबरी होगी। तो उसमें ये जिक्र नहीं है कि जनाब कोई मामला तय हो गए हैं और ये कोई मामला का जिक्र हो गया है। अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक उसके इशारे नहीं मिले, लेकिन जिस तरह भी उसके इशारे मिलना शुरू हुए और इस खबर का मेन पर्पज़ ये था कि इस वक्त आपको मालूम होगा कि इशरतुल इबाद साहब अपनी एक जमात बना रहे की तरफ है, तो ज़ाहिर कारकुनान को एक मोटिवेट करने का भी ये इशारा है खुद लंदन की तरफ से। अब ये हो गई 2 बड़ी खबरें। नंबर 1, एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल इख्तलाफात मौजूद है, चैलेंज मत कीजिएगा मुझे। मैंने कोई 9 लोगों से गुफ्तगू की है, 9 लोगों से जो एमक्यूएम के बड़े ज़िम्मेदारान हैं। उसमें से 5 वो लोग हैं जो उस इजलास के अंदर मौजूद थे और 4 वो लोग हैं कि जो इजलास में मौजूद नहीं थे।
मैंने इन 9 लोगों से गुफ्तगू की है और उन 9 लोगों के से गुफ्तगू करने के बाद आपको बता रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ज़राए से कंफर्म की हुई बातें। और ये जो मैंने आपको इस्लामाबाद की भी खबर दी है, ये भी मैं आपको ज़राए से कंफर्म बता रहा हूँ, ये भी एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है। तो आप कोई भी ये मत समझिएगा कि ये ऑप्शंस कि या ये बातें मेरे पास नहीं हैं, ये सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं और मैंने उन सबसे गुफ्तगू की और कंफर्म करने के बाद ये खबर आपको दे रहा हूँ। हवाओं में चीज़ें मेरी देने की आदत नहीं है और जब कभी भी मैं खबर देता हूँ तो पक्की खबर देता हूँ, बाउंस नहीं होती है। एक बड़ी खबर ये हो गई। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं। 2 बड़ी खबरें मैंने आपको, 3 बड़ी खबरें मैंने आपको दे दी है। चौथी बड़ी खबर की तरफ आते हैं और वो है गैर मुतवक्के तौर पर फैसल वावड़ा साहब वैसे तो तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं, इमरान खान साहब से यानी खान साहब से उन्होंने अपना रास्ता अलहदा कर दिया है, लेकिन अब इतलात ये आ रही है कि वो बाकायदा जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं उस पर बड़े ही तेज़ हमले करने लग गए हैं। और ज़रा सा इसको सुनिए। इस खेल में मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें, क्योंकि बाप की लेगेसी है, बाप इतना बड़ा काम उनके मुताबिक पाकिस्तान में करने जा रहा है, तो फिर अपने बेटे भी सामने ले आएँ, गरीबों के, मासूमों के, पाकिस्तानियों के बच्चे और इनकी ज़िंदगियों से ना खेलें। आपने ये सुना, यानी कि अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अगर मामला है तो अपने बच्चों को यहाँ बुलाएं, उन बच्चों को लाएं, गरीब बच्चों को क्यों जो है वो उनके सामने कर रहे हैं। अब प्लान क्या है ज़रा सा मैं आपको बता दूं और जो हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से इत्तलात मिल रही हैं ज़रा उस पर बात कर लें। तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि जिसे अब बुशरा बीबी लीड कर रही है और जाहिर है जब बुशरा बीबी लीड कर रही है, बुशरा बीबी के मुतल्लिक मैं किसी और मौजू पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं बुशरा बीबी साहिबा के बारे में जो जानता हूँ वो ये कि बुशरा बीबी साहिबा हर मामले के अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक इंतहा पसंदाना सोच रखती हैं और वो एक्सट्रीम इस हवाले से हैं कि जनाब ये मार्च होगा, लाजमन होगा और इस पर चाहे जो कुछ भी हो जाए वो करना पड़ेगा। वो कहानी के जो एक ज़माने में अली अमीन गंडापुर के हाथ में थी वो अब उनके हाथ से ले ली गई है और अली अमीन गंडापुर को इस वक्त खुद एहसास हो रहा है कि वो जो KPK के अपने बादशाह थे अब वो नहीं रहे। अब वो जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि जब पिछली बार जो कुछ भी हुआ डी चौक तक जब ये लोग आने में कामयाब हुए तो उस वक्त तक पुलिस हो, रेंजर्स हो या और दीगर इदारे हों या हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी कोशिश ये रही थी कि जनाब किसी तौर पर भी कोई जानी नुकसान ना हो। अगर इस पूरे एहतजाज को शक्ल ये देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसमें से कहीं पर भी किसी भी तौर पर कोई जानी नुकसान हो गया तो सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा ही मार्जिन होगा, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ वो एहतजाज को ले जा सकेंगे। इतलात ये आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ इसको एक्सट्रीम पॉइंट पर लेकर जाना चाहती है कि जहां पर बराह रास्त तसादुम हो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और उस तसादुम के अल्लाह ना करे उसमें कोई जानी नुकसान अगर बड़ा हो गया तो उसके बाद ये खेल किसी और तरफ चला जाएगा। अब ये वक्त जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, अगले 2 से 3 दिन के दौरान आपको इसमें इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इसकी हीट महसूस होना शुरू हो जाएगी। कराची में क्योंकि एक बड़ी एग्जीबिशन होना शुरू हो गई है और कराची में एक बड़ी आइडियाज़ 2024 के नाम से अब वो होगी, जाहिर है तो एक बड़ी एग्जीबिशन है, दिफाई एग्जीबिशन है और उसके लिए कराची के अंदर सिक्योरिटी के प्लान को बड़ा ही सख्त रखा गया है। ये एग्जीबिशन 23 तारीख तक ये सिलसिला चलेगा और 24 तारीख को इमरान खान साहब ने वहाँ पर दावत दी हुई है। किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट को इस वक्त कराची समेत कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है। अब इस सारी सूरत हाल के पस मंज़र में अब जो तहरीक इंसाफ के मामला आते हैं वो अपनी शिद्दत इख्तियार करेंगे और तहरीक इंसाफ के जहाँ जहाँ स्क्रू टाइट करने का मामला आएगा वो भी इसी शिद्दत के साथ जारी रहेगा। दोनों तरफ से मुकाबला सख्त होगा और खुदा ना करे अगर इसमें कोई जानी नुकसान होता है तो तहरीक इंसाफ इसे किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहती है। अल्लाह खैर करेगा इस सारे मामलात को। आगे की तरफ चलते हैं और एक अगली खबर की तरफ चलते हैं। आप ये प्रोग्राम इस वक्त अनीस मंसूरी के साथ बराह रास्त देख रहे हैं, इसलिए आपकी तमाम राय आरा को भी हम साथ साथ शामिल रखेंगे। आइंदा दिनों के अंदर हम टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे और मुख्तलिफ मेहमानों को भी अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। एक और ख़बर की तरफ चलते हैं और एक और बड़ी खबर यह है कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने एक ये अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने एक
एक अपने ट्विटर हैंडलर पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वक्त उस पोस्ट के अंदर यह था कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के कई शहर इस वक्त आलूदगी का शिकार है, यानी कि स्मोक का शिकार है। और फिर उन्होंने ऊपर कैप्शन ये लिखा था कि वो लोग के जो लोग अगर आना चाहें तो इस वक्त कराची की फ़िज़ा बहुत साफ़ है, वहाँ आ सकते हैं। लेकिन आज जो कराची की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कराची की फ़िज़ा इंतहाई आलूदा है। इस आलूदगी के हवाले से जो कराची का इलाका PECHS है कि जिसे बड़ा ही पोश एरिया तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स 150 के करीब था, जो कि इंतहाई ख़राब है। जबकि औरंगी टाउन जहाँ पर सड़कें भी नहीं हैं, वहाँ पर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 के करीब था। दरहकीकत यह है कि PECHS जिस जगह पर वाक़ है उसके चारों तरफ जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक को लेकर चलती है और वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई आलूदगी के हवाले से ख़तरनाक होती है। चारों तरफ से वहाँ पर धुआं आता है। जबकि औरंगी टाउन का एक छोटा सा अगर फ़ायदा है तो वो ये है कि वो थोड़ा सा मज़ाफ़ात में आता है, तो वहाँ पर आलूदगी की वो शरह मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ पर इस वक्त धुआं बहुत ज़्यादा मौजूद है वहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। तो अब देखना यह है कि ये मामला कहाँ रुकता है। एक और कराची के अंदर सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है। ये सज़ाए मौत का हुक्म कहाँ और किसको दिया गया है इसे बाद में मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन उससे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर के अंदर एक मुशायरे का इनेकाद किया। यह मुशायरा दर हकीकत सईद गनी साहब के भाई फरहान गनी साहब ने रखा और फरहान गनी साहब ने जो मुशायरा रखा उसमें हैरतअंगेज़ तौर पर कुछ बातें बड़ी देखी गई। वो ये देखी गई कि उसमें कोई बड़े शोरा इस तरीके से शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो शोरा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर है उन्हें मदऊ किया था। अब उन्हें देखते हुए नौजवानों की एक बड़ी तादाद जिसमें लड़कियाँ और लड़के शामिल थे वो आए थे। अब उसमें एक बड़ी सियासत भी हुई, सियासत हुई, वो एक मैं अलग रखता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बगैर झंडों के वो अपना प्रोग्राम किया, उसमें कोई झंडा नहीं लगा, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नारा नहीं लगा। लेकिन एक बड़ा मुशायरा होना और ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये होना, अब उसमें हम इस पर बहस कर सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। नौजवानों की एक बड़ी तादाद का अपने शोरा को सुनना और ख़ासतौर पर उन शोरा को जो कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये कराची की सरगर्मियों के हवाले से बढ़ा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आमतौर पर इस तरह की तवक्कुआत नहीं रखी जाती, क्योंकि MQM या आर्ट्स काउंसिल तो अपने इस तरह के प्रोग्राम रखती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुशायरा रखना एक मायने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ और खबरें भी हैं, वो अगले वीलॉग में दूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्त गुजर जाएगा और मेरे पास इस वक्त खबरें बहुत ज़्यादा हैं। एक अहम बात, आज कराची की जो सेशन कोर्ट है गरबी की, यानी कि वेस्ट की जो कोर्ट है, उसमें सन 2020 के अंदर एक स्ट्रीट क्राइम के अंदर सुजानी टाउन में कत्ल हुआ था। मैं शुक्रगुजार कहूँ, अदलिया को एहसान कहूँ, क्या कहूँ कि चले 4 साल के बाद उस कत्ल में जो मुल्ज़िमान पकड़े गए थे उनमें से एक को सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है और एक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मैं इस फैसले को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी नज़र से गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर पहला ऐसा फ़ैसला गुजरा है कि जो सन 2020 के अंदर उसकी FIR दर्ज की गई। चलिए अल्लाह अल्लाह करके 2024 के अंदर ही सही उस मुकदमे में सज़ा तो हुई और उस मुकदमे के अंदर मुल्ज़िमान को पकड़ा तो गया। जज साहब ने ख़ास तौर पर इस बारे में कहा कि जनाब साइंसी बुनियादों पर इसका फ़ैसला होना चाहिए और शवाहिद जमा होने चाहिए ताकि जो मुद्दई हो या जो गवाह हो उन पर भी बोझ को कम किया जा सके और इसको साबित किया सके। मैं इस बारे में ये कह रहा हूँ कि ये पहला इस तरह का फैसला है कि मुल्ज़िमान को, अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो 17 बार गिरफ्तार हुआ और 17 बार वो रिहा हुआ और फिर 18वीं बार वो फिर वारदात कर रहा था। मैं ये चाहूँगा कराची शहर में अमन व अमान हो, इंसाफ का बोलबाला हो और जिस तरीके से अदलिया फ़ैसले कर रही है काश उस तरीके से और ज़्यादा फ़ैसले किए जा सके और इन अदालतों को ख्याल आए कि भाई जिन जिन के मुकदमा 100 साल से चल रहे हैं, 70 साल से चल रहे हैं, 3-3, 4-4 नस्लें हो चुकी है, उनके लिए कोई इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खुला हुआ। आप ये प्रोग्राम अनीस मंसूरी के साथ बराह रास्त देख रहे थे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और साथ साथ आप जो लोग इस वक्त TV चैनल पर प्रोग्राम देख रहे हैं हमें देखते रहिए। आपका बहुत मशकूर हूँ। अनीस मंसूरी को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।